हम लोगों ने अभी तक आंतरिक स्थलाकृतियों को देख लिया है। अब हम देखते हैं कि बाह्य स्थलाकृतियां कौन कौन सी बढ़ती हैं और उनका निर्माण कैसे, किस संरचना के रूप में होता है। बाह्य स्थलाकृतियों में जो सबसे पहले हमारी स्थलाकृति होती है वो होती है ज्वालामुखी शंकु। दरअसल होता है क्या है कि जैसे ही ज्वालामुखी क्रिया होती है उससे जो भी लावा मैग्मा पदार्थ निकलते हैं, चाहे धूल कण राख हो पत्थर के टुकड़े हो, उनसे कुछ इस प्रकार एक स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसको ज्वालामुखी शंकु बोलते हैं। जब शंकु का भी अध्ययन किया गया तो पता चला कि शंकु भी एक तरह से नहीं होते हैं, इनकी भी संरचना में अंतर होता है और ये कई प्रकार के होते हैं। प्रश्न ये उठता है कि ज्वालामुखी शंकु कई प्रकार के क्यों होते हैं। दरअसल इसका भी सीधा संबंध ज्वालामुखी क्रिया के तहत निकलने वाली लावा से होता है। यानी अगर लावा की अम्लीयता का शंकु की ऊंचाई से सीधा संबंध होता है। यानी अगर मैग्मा में या लावा में सिलिका ज्यादा है तो उसकी अम्लता ज्यादा होगी, और अम्लता ज्यादा होगी तो शंकु की ऊंचाई भी ज्यादा होगी। इसी आधार पर कुछ शंकुओं का डिवाइडेशन किया गया है, कुछ शंकु के प्रकार बताए गए हैं, वो हम देखते हैं। पहला होता है सिंडर या राख शंकु। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सिंडर या राख शंकु, यानी वह शंकु जिनका निर्माण राख से हुआ है उनको राख शंकु या सिंडर शंकु कहते हैं। स्वाभाविक है इसमें लावा का अनुपात बहुत कम होता है, यानी ऐसे लिक्विड मटेरियल का अभाव पाया जाता है, और इनकी जो ऊंचाई होती है वो बहुत कम होती है, यानी बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं मिलते। यानी सिंडर और राख शंकु वह शंकु हैं जिनके निर्माण में राख जैसे पदार्थों का योगदान ज्यादा है और लिक्विड मटेरियल यानी मैग्मा का योगदान कम है। होता क्या है, जैसे ही ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उस उद्गार के बाद हो सकता है कि वहां से जो पदार्थ निकले वो सब राख निकले, पत्थर के टुकड़े निकले, इनसे जो शंकु बनेगा उसी को ज्वालामुखी या राख शंकु कहते हैं। दूसरा आपका है अम्लीय लावा शंकु। अम्लीय लावा शंकु, अभी हमने फार्मूला से देखा कि अम्लता ज्यादा होगी तो शंकु की ऊंचाई ज्यादा होगी। इसी प्रकार इस प्रकार के जो शंकु होते हैं उनकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है और वो ज्यादा खड़े ढाल वाले मिलते हैं। दूसरा शंकु क्षारीय शंकु, क्षारीय लावा शंकु। अब इसमें ये शब्द है क्षारीय, यानी लावा की प्रकृति अगर रासायनिक विशेषता क्षारीय है तो उस प्रकार के शंकु कम ऊंचे होंगे, क्योंकि ये लिक्विड ज्यादा होंगे, ये द्रव अवस्था में होंगे और ये ज्यादा दूर तक फैलेंगे। यानी क्षारीय विशेषताएं हम लोगों ने अभी दरारी उद्भेदन से देखा था कि वहां पे जो लावा निकलता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है और पतला होता है जिससे दूर तक फैलता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, जो शंकु होगा जो क्षारीय होगा उसकी ऊंचाई बहुत कम होगी। और ये क्षारीय शंकु, क्षारीय लावा शंकु कहाँ बनेंगे? ये वहां बनेंगे जहां जिन ज्वालामुखियों की विशेषताएं हवाईयन तुल्य की है, और अम्लीय लावा शंकु उन स्थानों में मिलेंगे जहां पर टीलियन तुल्य, वोल्केनो तुल्य और स्ट्रोम्बोली तुल्य जैसे ज्वालामुखी पाए जाएंगे, वहां पे अम्लीय लावा शंकु मिलेंगे। एक संरचना और होती है, वो होती है क्रेटर। क्रेटर क्या होता है
कि ज्वालामुखी शंकु के ऊपर जहां से लावा आता है उसी के मुख पे अगर ये जो संरचना, ये जो इसका मुख है, इसी को क्रेटर बोलते हैं। और इसी में कभी अगर जल भर जाए तो यही क्रेटर झील के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी क्रेटर से तात्पर्य ज्वालामुखी के उस मुख से है जिससे लावा बाहर आता है। इसी के साथ जो दूसरा शब्द है और जिसको हमको समझने में आसानी होगी वो होता है काल्डेरा। यानी क्रेटर का विस्तृत रूप काल्डेरा कहलाता है। विस्तृत। प्रश्न ये उठेगा कि क्रेटर का निर्माण तो ज्वालामुखी क्रिया से हो सकता है, क्या काल्डेरा का निर्माण भी उसी? इसके विषय में दो मत है। दरअसल एक मत ये कहता है कि क्रेटर का जब धसाव हो जाता है तब काल्डेरा का निर्माण होता है। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि क्रेटर में उसके बाद अगर बहुत बड़ा कोई विस्फोट हो तो उससे काल्डेरा का निर्माण होता है। लेकिन धसाव वाला सिद्धांत ही ज्यादा मान्य है। यानी अगर एक क्रेटर है और किसी ऐसे कारण से एक क्रेटर धस जाए तो जब क्रेटर धस जाए तो जो बड़ी वाली आकृति, इससे जो बड़ी संरचना बनेगी वही काल्डेरा है। एक क्रेटर है, इसका जब धसाव होगा, इससे जो आकृति बनेगी वो काल्डेरा होगी। हम और आकृतियों को देखते हैं। इसमें एक और जो आकृति होती है वो होती है ज्वालामुखी डॉट, जिसको बोलते हैं। जैसे ज्वालामुखी का मुख है जहां से ज्वालामुखी निकल रहा था। यहां पे अगर इसका मुख बंद हो जाए लावा के परत के द्वारा तो उसी को ज्वालामुखी डॉट बोलते हैं। आप लोगों ने पहले जो शीशे की दवाइयां एलोपैथिक आती हैं उस पे रबड़ के संरचना जैसी एक ढक्कन होता था, उसको डॉट बोलते थे। इसी तरह अगर ज्वालामुखी के मुख पर एक बेसिन रूपी एक स्थलाकृति यानी लावा का जमा होने से जो उसका मुंह बंद हो जाता है उसी को ज्वालामुखी डॉट बोलते हैं। और अगर वह जैसे ये ज्वालामुखी निकल रहा था, अगर ये पूरी इसकी नली, ये डॉट, ये ऊपर आपका ज्वालामुखी डॉट था और ये नली पूरी अगर लावा से भर जाए तो इसी को बोलते हैं ज्वालामुखी ग्रीवा। ज्वालामुखी ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन। यानी लावा जहां से बाहर आ रहा था वो बाहर नहीं आ पाया और पूरी संरचना में मैग्मा लावा शीतल हो जाए, भर जाए तो वही ज्वालामुखी ग्रीवा कहलाता है। इस तरह से मैंने पहले ही कहा था एक ज्वालामुखी ग्रीवा होता है, एक तरह से आंतरिक स्थलाकृति थी, लेकिन एक डॉट के साथ ही समझ में आती इसलिए मैंने यहाँ पे इसको यूज किया। एक आपकी और जो संरचना होती है उसको बोलते हैं गेसर। गेसर दरअसल वह क्षेत्र है, वह आकृति है, यह वह ज्वालामुखी संरचना है जिससे हमेशा नहीं, समय समय पर, यानी गलत शब्द, हमेशा नहीं, समय समय पर गर्म जल एवं वाष्प वाले गेसर वह आकृति होती है जिससे समय समय पर गर्म जल और वाष्प निकले। ऐसी आकृतियों को, ऐसी संरचनाओं को गेसर बोलते हैं। होता क्या है कि जब ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं उन ज्वालामुखी उद्गार के पहले या बाद में वहां पे जो संरचना बनती है, जो भी ज्वालामुखी नली होती है, वह
किसी ऐसी संरचना से जुड़ जाती है जहां जल का भंडार था, उसकी वजह से वह वहां से जो जल निकलता है वह गर्म जल होता है। इसी कारण वहां पे भाप भी बनता है और उसी संरचना को हम लोग गेसर बोलते हैं। मान लीजिए ये संरचना है और ये ठोस संरचना है, इसके नीचे लावा पदार्थ अगर बने, इसकी वजह से यहाँ पे जो जल है, ये जल गर्म हो जाए और यही जल जब बाहर की परतों में और वाष्प के साथ निकले तो इसी को गेसर बोलते हैं। ठीक है, गेसर और हॉट स्प्रिंग में बहुत अंतर नहीं होता। हॉट स्प्रिंग क्या होता है? हॉट स्प्रिंग, दोनों में अंतर समझना हम लोग को ज्यादा जरूरी है। गर्म जल स्रोत और हॉट गेसर दोनों में अंतर है। हॉट स्प्रिंग वह स्थान होते हैं जहां से हमेशा गर्म जल निकलता रहता है, लेकिन गेसर वह स्थान होते हैं जहां से कभी कभी और अधिकांशतः ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म जल और वाष्प निकलता है। यह दोनों में अंतर है। यानी हॉट स्प्रिंग जरूरी नहीं हो कि ज्वालामुखी क्रिया से जुड़ा हो, लेकिन अगर गेसर की क्रिया हो रही है और गेसर जैसी संरचना पाई जा रही है तो उसका अनिवार्य संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। एक और संरचना वो है धुआरा। धुआरे दरअसल ऐसे केंद्र होते हैं जहां से गर्म गैसें निकलती रहती हैं, यानी गैसें निकलती रहती हैं और दूर से ऐसे लगता है जैसे वहां से धुआं निकल रहा है, इसी का है, इसको धुआरा बोलते हैं। दरअसल होता क्या है कि ज्वालामुखी क्रिया हुई और उस ज्वालामुखी क्रिया के बाद जब वो मैग्मा ठंडा हो रहा होता है, उस ठंडे होने के क्रम में, मैग्मा के सिकुड़ने के क्रम में वहां से वाष्प बनती है। वही वाष्प धुआं के रूप में ऊपर उड़ती है, तो दूर से ऐसा लगता है कि किसी स्थान पे धुआं उठ रहा है, उसी प्रकृति को धुआरे बोलते हैं। और एक तरह से ये देखा जाए तो यह ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था के सूचक होते हैं। यानी अब ये मान लिया जाता है कि एक ज्वालामुखी हो सकता है अपने शांत की प्रक्रिया में बढ़ रहा हो और वहां पे क्रियाएं ना हो। दूसरी तरफ गेसर का संबंध हमेशा एक्टिव वोल्केनो यानी जागृत ज्वालामुखियों के साथ होगा और अधिकांश धुआरों का संबंध मृत ज्वालामुखियों या शांत ज्वालामुखियों से होता है। तो इस प्रकार हमने कुछ स्थलाकृतियों को देखा। अब इसमें एक चीज अगर हम और समझने का प्रयास करें कि ज्वालामुखी और उसका भूकंप का संबंध, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भूकंप ही है, तो उसके साथ एक चैप्टर फिर हम एक बार देखेंगे कि कैसे कैसे ये जहां जहां ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं उनसे जो संरचनाएं बनती हैं उनसे किस प्रकार भूकंप जुड़ा हुआ। उससे पहले एक बार इस चैप्टर को हम फिर से अगर 2 मिनट में समझना चाहें तो समझ लेते हैं। यानी हम लोगों ने आज जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था ज्वालामुखी, उसमें हम लोगों ने देखा कि ज्वालामुखी वह क्षेत्र है जिससे लावा या मैग्मा बाहर आता है, जबकि ज्वालामुखी क्रिया व्यापक टर्म है और इसके तहत ज्वालामुखी लावा का निर्माण से लेकर उसके ठंडे होने से बनी संरचना सभी क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। फिर हमने ज्वालामुखी का ये देखने का प्रयास किया कि कहां कहां पे आते हैं। तो हमने पहले अपने दोनों किनारों रचनात्मक और विनाशात्मक किनारों पर देखा। चूंकि संरक्षित किनारों पर किसी दरार का निर्माण नहीं होता है, किसी प्लेट का विनाश नहीं होता है, इस कारण वहां पे ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं होती हैं। फिर हमने प्लेटों के अंदर की देखने का प्रयास किया कि अगर प्लेट गतिशील हो रही है तो उस गतिशील प्लेट की गति में डिफरेंस हो सकता है और डिफरेंस होने की वजह से किसी दरार का निर्माण हो सकता है और इस प्रकार दरारी प्रकार की शांत ज्वालामुखी की घटनाएं वहां पे हो सकती हैं।
फिर हम लोगों ने प्लेट के अंदर जो केंद्रीय ज्वालामुखी होती है, यानी जिनका उद्गार एक केंद्र से होता है, एक छेद से होता है, उसको समझने का प्रयास किया। तो उसमें हॉट स्पॉट का एक सिद्धांत देखा, जिसमें हॉट स्पॉट एक ऐसा स्पॉट था, एक ऐसा स्थान था जहां से मैग्मा या लावा बाहर आने का प्रयास कर रहा था। चूंकि प्लेटें गतिशील थी, इसलिए ज्वालामुखी एक, जहां हॉट स्पॉट एक था वहां ज्वालामुखी रेखा का निर्माण हो रहा था, और जहां कई हॉट स्पॉट थे और प्लेटें गतिशील हो रही थी, तो उनकी गति के डायरेक्शन में वोल्केनिक्स क्लस्टर यानी ज्वालामुखी पुंज का निर्माण हुआ। फिर हम लोगों ने ज्वालामुखी के कुछ प्रकार देखे। ज्वालामुखियों को हमने डिवाइडेशन दो आधार पे किया, एक उसकी विस्फोटकता के आधार पर। जब हमने विस्फोटकता के आधार पर देखा तो हमको सबसे ज्यादा विस्फोटक पिलियन तुल्य, उसके बाद वोल्केनो तुल्य, फिर विसुवियस तुल्य, फिर स्ट्राम्बोली तुल्य, फिर हवाईयन तुल्य। इनका हमने ये भी संबंध देखा कि क्यों इनमें विस्फोटक कुछ ज्यादा होती हैं, कुछ कम होती हैं। फिर हमने उसका दूसरा डिवाइडेशन किया सक्रियता के आधार पर। जब सक्रियता के आधार पर किया तो तीन प्रकार मिले। एक सक्रिय ज्वालामुखी, जिसके तहत आपका स्ट्रोम्बोली, कोटापैक्सी जैसी जब ज्वालामुखी आती हैं। दूसरा हमने डिवाइडेशन किया उसका, तो दूसरा प्रकार था सुसुप्त, जिसके साथ विसुवियस और फ्यूजियामा जैसी ज्वालामुखी दिखती हैं। उसके बाद हमने और उसका एक डिवाइडेशन देखा, तो वो था मृत ज्वालामुखी यानी डेथ वोल्केनो। उसमें जो है किलिमंजारो और चिम्बरेंजो जैसे ज्वालामुखी पर्वत और उनसे मिलते जुलते ज्वालामुखी समूह आते हैं। उसके बाद हमने कुछ स्थलाकृतियों को देखा। जो सबसे पहले हमने स्थलाकृति देखी वो थी बैथोलिथ, जो कि अपेक्षाकृत गहराई में गुंबदनुमा संरचना थी, और जो अपक्षय अपरदन के बाद भी कम संभावना है कि दिखाई दे। जब हम अपक्षय अपरदन वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो हम समझेंगे कि अपक्षय अपरदन दरअसल एक ऐसी गत्यात्मक क्रिया है जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर की परतों का कटाव होता है, लेकिन बैथोलिथ थोड़ा सा अंदर की संरचना में मिलती है जिसका बहुत ज्यादा कटाव यानी अपक्षय अपरदन की बहुत ज्यादा क्रिया होने के बाद ही दिखता है। उसके बाद हमने आपका एक संरचना देखी लेकोलिथ, जो कि एक गुंबदनुमा संरचना थी, फिर लोपोलिथ जो बेसिननुमा संरचना थी, और फेकोलिथ जो एक तरह से एक अभिनति रूप में लगभग इस रूप में एक संरचना निखाई दी। ये हमने उसके बाद फिर हमने देखा कि एक संरचना देखी सील, यानी वो चादरनुमा लावा का जो परत थी, उस जब क्षैतिज रूप में एक लावा की परत बन जाए उसको सील बोलते हैं। जब उसकी मोटाई ज्यादा हो जाए तो उसको सीट बोलते हैं। और लावा जो निकलने का प्रयास कर रहा था, अगर अंदर की परतों में एक खंबे के रूप में खड़ा शीतल हो जाए और उससे जो आकृति बनेगी वो डाइक बनेगी। उसके बाद हम लोगों ने बाह्य स्थलाकृतियां देखी, उसमें शंकु देखा। शंकु कई प्रकार के होते हैं। अम्लीय शंकु, चूंकि इसमें अम्लता ज्यादा होती है, चिपचिपापन इसका ज्यादा होगा, गाढ़ापन ज्यादा होगा, इसलिए जो लावा निकलेगा वो कम दूर तक फैलेगा, इससे इसकी ऊंचाई ज्यादा होगी। उसके बाद हम लोगों ने एक संरचना देखी जिसको क्रेटर बोलते हैं। क्रेटर वह छेद है, वो मुख है जहां से लावा निकलता है, और क्रेटर का ही जब धसाव हो जाता है तो जो संरचना बनती है वो काल्डेरा बनती है। इसके अलावा हमने एक संरचना देखी जिसको गेसर बोलते हैं। गेसर वह आकृति है जिससे समय समय पर जलवाष्प और क्या कहते हैं गर्म जल निकलता करता है, इसको हम लोगों ने गेसर बोला। और गेसर का अनिवार्य संबंध जागृत ज्वालामुखियों से है, और गेसर वर्तमान समय में उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जहां की जागृत ज्वालामुखियां हैं। उसके अलावा एक संरचना थी, उसको हमने धुआंरा बोला, जो कि एक तरह से मृत ज्वालामुखी का लक्षण था, यानी वहां पे ज्वालामुखी क्रियाएं अपनी अंतिम अवस्था में थी। इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर को समझने का प्रयास किया। जब हम अर्थक्वेक वाला चैप्टर पढ़ेंगे फिर एक चैप्टर जुड़ेगा, और फिर हम देखेंगे कि ज्वालामुखी और भूकंप कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।